नमस्कार, राम राम बच्चों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। तो आप सभी को पता है बच्चों, इस चैनल पे आपको प्रत्येक दिन करंट जीके की एक क्लास मिलती है। प्रत्येक दिन बच्चों इसी चैनल के ऊपर आपको जो है एक स्टैटिक जीके की बेहतरीन पार्ट के साथ बच्चों आपको क्लास मिलती है। आप सभी को पता है बच्चों, जब अपने एसएससी का एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, इसके अलावा आरपीएस या आरपीएफ का कोई भी बच्चों एग्जाम होता है, तो संविधान से संबंधित बच्चों एक ऐसा टॉपिक रहता है और वो टॉपिक जो है पहला टॉपिक रहता है। पहला टॉपिक कौन सा रहता है? पहला टॉपिक रहता है बच्चों संवैधानिक इतिहास, यानी भारत का संविधान जो है उसका संवैधानिक इतिहास। किस प्रकार भारत के संविधान की सतत ऐसी प्रक्रिया थी जहां से बच्चों शुरुआत होकर कहां तक पहुंचते हैं, अपन 1946 तक पहुंचते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों अपन पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं, पूरी की पूरी कंप्लीट परिचर्चा करने वाले हैं। बहुत शानदार अपना एक टॉपिक रहने वाला है। केवल और केवल उस टॉपिक के बच्चों एमसीक्यू रहने वाले हैं, लेकिन एमसीक्यू के तहत पूरे के पूरे अपने क्या है विस्तार से बच्चों थ्योरी की भी अपन साथ साथ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास जो है बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को आप अंत तक देखिएगा, क्लास के साथ आप बने रहिएगा बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने जीएस प्लेटफॉर्म के अंदर बच्चों। शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास है बच्चों भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी ये कारवां शुरू होता है बच्चों कब से? ये कारवां शुरू होता है बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी से, और आखिरकार बच्चों कब तक चलता है? 26 जनवरी 1950 तक चलता है। इसी की आज अपन इसी कड़ियों के तहत बच्चों अपन चर्चा करेंगे, इसी के तहत अपन परिचर्चा करेंगे। और इसी चर्चा के साथ देखिए बच्चों आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या गया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है भारतीय संविधान के विकास की प्रक्रिया प्रारंभिक चरण है, यानी भारत के संविधान का जो इतिहास है बच्चों, इस इतिहास की शुरुआत कहां से होती है? कौन से ऐसे एक्ट थे, कौन सी ऐसी घटना थी जिस घटना से अपन कह सकते हैं कि भारत के संविधान का शुरुआती चरण क्या होता है बच्चों, शुरू होता है। इसी की चर्चा और परिचर्चा के लिए बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 1 कि संविधान की विकास की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है। 1 नंबर ऑप्शन है बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 और इसके साथ भारत सरकार अधिनियम 1858। तो सबसे पहले बच्चों ये जो क्वेश्चन है कि शुरुआत कहां से होती है, तो बच्चों इसकी शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके। क्लियर हो गया? सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन का आंसर अपने सामने पता होना चाहिए कि आंसर क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आप सभी को पता है बच्चों भारत के अंदर जो पहली चिंगारी फैलती है ब्रिटिश सरकार की तरफ से, उसे कहा जाता है बच्चों बैटल ऑफ प्लासी, उसे कहा जाता है बच्चों प्लासी का युद्ध। आप सभी को याद होगा बच्चों 1757 को एक युद्ध होता है, और 1757 को बच्चों सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के मध्य यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक युद्ध होता है, और उस युद्ध को कहा जाता है बच्चों प्लासी का युद्ध कहा जाता है। प्लासी के युद्ध का परिणाम ये निकलता है बच्चों कि प्लासी का युद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजयी हो जाती है, सिराजुद्दौला की उसमें क्या हो जाती है, हार हो जाती है। इसके बाद बच्चों जो दूसरी चिंगारी फैलती है, वो दूसरी चिंगारी फैलती है, उसे कहा जाता है बच्चों बैटल ऑफ बक्सर, यानी उसे कहा जाता है बच्चों बक्सर का युद्ध कहा जाता है। और ये जो बच्चों बक्सर का युद्ध था, भारत के इतिहास के अंदर जितने भी निर्णायक युद्ध हुए थे उन युद्धों के अंदर एक युद्ध था बच्चों, कौन सा? 23 जून 1764 का युद्ध था बच्चों, और ये युद्ध था 1757 का युद्ध। जैसे ही बच्चों 1764 का युद्ध होता है तो भारत की तरफ से इसमें संयुक्त सेना लड़ती है। इसके अंदर सुजाउद्दौला लड़ता है, मीर कासिम लड़ता है, इसके अलावा दिल्ली का शाह आलम द्वितीय था बच्चों, वो भी इस युद्ध के अंदर लड़ता है। और इस युद्ध का परिणाम भी ये निकलता है बच्चों, इस युद्ध के अंदर भी बच्चों एक बार फिर से इतिहास अपनी कहानी वही लिखता है, और इस युद्ध का परिणाम ये निकलता है बच्चों, इस युद्ध के अंदर भी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है, विजयी हो जाती है। जैसे ही बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी होती है तो उसके बाद जो है ब्रिटेन सरकार की तरफ से, और ब्रिटेन सरकार की तरफ से बच्चों 1772 के अंदर 1772 के अंदर बच्चों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं और ब्रिटिश पीएम बनते हैं बच्चों, उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ द्वितीय। ये जो बच्चों लॉर्ड नॉर्थ द्वितीय है, इस लॉर्ड नॉर्थ द्वितीय ने 7 समंदर पार बैठे हुए हिंदुस्तान के भविष्य का निर्धारण कर दिया था। भारत के आने वाली जो बच्चों तकदीर थी उस तकदीर को लिखना शुरू कर दिया था। और 1772 के अंदर बच्चों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लॉर्ड नॉर्थ द्वितीय के द्वारा बच्चों ब्रिटेन के अंदर एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई, और ब्रिटेन के अंदर बच्चों एक गुप्त समिति बनाई गई, और यही ब्रिटेन के अंदर जो गुप्त समिति बनाई गई थी बच्चों भारत के अंदर जानी
जाती है, भारत के अंदर आती है, उसे कहा जाता है बच्चों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसे बच्चों कहा जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। क्या प्रावधान किए गए थे बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो सबसे पहली बात तो ये थी बच्चों, क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट भारत के अंदर कब आता है। तो बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट जो है, इस रेगुलेटिंग को जब अपन गूगल करते हैं तो रेगुलेटिंग का मतलब बनता है बच्चों नियामक, और नियामक को जब अपन शुद्ध रूप से देखते हैं बच्चों तो नियामक का बन जाता है बच्चों नियम। इसका मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ न कुछ बच्चों नियम जैसी बात होगी, कुछ न कुछ बच्चों कानून जैसी बात होगी। तो सबसे पहले तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत आने वाला सबसे पहला लिखित कानून कौन सा था? भारत आने वाला बच्चों पूछा जाता है सबसे पहले लिखित कानून कौन सा था? तो भारत आने वाला सबसे पहला लिखित कानून जो बनता है बच्चों उसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। और रेगुलेटिंग बच्चों भारत के अंदर कब आता है? रेगुलेटिंग भारत में आता है बच्चों 1773 को आता है। तो पहली तो बात ये होगी बच्चों, भारत आने वाला पहला लिखित कानून कौन सा हो गया? आप कहोगे सर रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। इसके अलावा बच्चों भारत के अंदर एक पद चलता था, और वो पद चलता था बच्चों बंगाल के गवर्नर का पद। तो बंगाल के अंदर बच्चों गवर्नर का पद हुआ करता था, और यही इसी एक्ट के द्वारा जो बंगाल का बच्चों गवर्नर था, उस बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदल दिया गया, उसका क्षेत्राधिकार जो था वो बदल दिया गया, और उसके बाद बदलने के बाद बच्चों नाम क्या रख दिया गया था? बंगाल के गवर्नर को बच्चों बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर को बच्चों बंगाल का पूरे के पूरे बंगाल का बच्चों गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है बच्चों, अक्सर एसएससी और आरपीएफ एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे बच्चों वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं बच्चों वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बाकी भारत के अंदर जितनी भी प्रेसिडेंसियां थे, वो चाहे बच्चों प्रेसिडेंसियां कहाँ के थे, वो चाहे प्रेसिडेंसी बच्चों वो चाहे बंबई की थी बच्चों। इसके अलावा जो प्रेसिडेंसियां थी वो किसके अधीन कर दी गई? वो अधीन कर दी गई बच्चों किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या कर दी गई? अधीन कर दी गई। एक तरफ से बच्चों भारत की जो वास्तविक शक्ति थी, भारत का जो केंद्र जो था बच्चों, वो केंद्र किसे बना दिया गया था? वो केंद्र बना दिया गया था बच्चों किसे? ये बना दिया गया था बच्चों बंगाल को, और बंगाल के गवर्नर बना दिए गए थे, गवर्नर जनरल बना दिए गए थे, वॉरेन हेस्टिंग को बना दिया गया था। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, भारत आने वाला पहला लिखित रूप से कानून कौन सा था? इससे पहले बच्चों भारत के ऊपर कोई लिखित कानून नहीं था। आप सभी को पता है बच्चों, शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, और 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एक चार्टर लिखती है, ब्रिटेन की महारानी एक राजलेख लिखती है, और उसी राजलेख के द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? उसी राजलेख के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी जाती है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर क्या करने आती है बच्चों? व्यापार करने आती है। लेकिन बच्चों सबसे पहले 1757 के अंदर भारत के अंदर एक चिंगारी फैली, उसका नाम था बच्चों प्लासी का युद्ध उसे कहा जाता है। यानी 22 अक्टूबर 1757 को सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर हार होती है सिराजुद्दौला की। बक्सर का युद्ध हुआ, इसके अंदर भी हार होती है, और जैसे ही हार होती है उसके बाद लगभग पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और अधिकार कर लिया गया था। तो अब आप सभी को पता है भारत के अंदर प्रशासन चलाने के लिए कानूनों की आवश्यकता थी बच्चों, और उन्हीं कानूनों के लिए भारत के अंदर एक एक्ट भेजा गया। उस एक्ट का नाम था बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मेरे हिसाब से बच्चों सबसे एसएससी और रेलवे के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे रेगुलेटिंग एक्ट से आता है। क्यों आता है बच्चों? क्योंकि यही से एक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, जो अंततः जो है बच्चों कहां तक लेके आती है अपने को? 1947 तक लेके आती है। तो इसका बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बढ़िया तरीके से अपन ने कवर किया बच्चों। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर में। अपन बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर में। देखो भाई, पता होगा आपको इस क्वेश्चन के आंसर का। तो बच्चों देखो भाई, सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्लास को बच्चों बढ़िया तरीके से आपको देखना है, इस तरीके से आपको देखना है, एक एक चीजें। मैं ये चाहता हूं कि एक एक पहलू, जितने पहलू अपन पढ़ें बच्चों, उन सारे के सारे पहलुओं को अपन क्या है कंप्लीट तरीके से समझ पाए, ताकि जब भी अपने एग्जाम्स के अंदर आए बच्चे अपने को कोई तकलीफ ना हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 1774 में कलकत्ता के अंदर स्थापित उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 5। देखिए भाई, सबसे पहले अपन चर्चा करें बच्चों, तो सबसे पहले एक बार फिर अपन उसी चीज पे चलते हैं। भारत के अंदर सबसे पहले 1773 और 1773 को बच्चों एक एक्ट आता है, उस एक्ट को अभी अपन ने पढ़ा था। उस एक्ट का नाम था बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या प्रावधान किए गए थे, सारे के सारे पहलू अपन ने पढ़े थे। इसके अलावा बच्चों इसी एक्ट के अंदर एक व्यवस्था की गई थी, और व्यवस्था ये की गई थी कि भारत के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत के अंदर बच्चों एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और इसी सर्वोच्च न्यायालय की भारत में क्या कर दी गई थी? स्थापना कर दी गई थी। स्थापना की गई थी बच्चों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। लेकिन अपने से पूछा जाए ये कब स्थापित किया गया था? एक तो बच्चों 1773 का था, लेकिन इसकी स्थापना जो की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी बच्चों 1774 के अंदर। और 1774 के अंदर भारत के अंदर सबसे पहला, और भारत के अंदर बच्चों सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। भारत में सबसे पहले बच्चों सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तो एक क्वेश्चन तो अपने लिए यही बनता है बच्चों कि भारत के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? आपका और मेरा आंसर ये होना चाहिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। अब अपने से पूछे क्या 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था? बिल्कुल नहीं लाया गया था बच्चों। भारत के अंदर इस जो है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की गई थी, स्टेब्लिश जो इसे किया गया था भारत के अंदर, ये किया गया बच्चों 1774 को किया गया। दूसरी बात ये, 3 नंबर बात ये बच्चों कि इस एक्ट का नाम क्या रखा गया था? इस एक्ट का नाम रखा गया बच्चों एपेक्स कोड। एपेक्स का मतलब होता है बच्चों शिखर, शिखर का मतलब होता है सर्वोच्च, सर्वोच्च का मतलब होता है सीधा ऊपर। तो इसका नाम रखा गया बच्चों एपेक्स कोड। एपेक्स कोर्ट इसका नाम रखा गया, और इसके प्रधान जो न्यायाधीश बनाए गए, प्रधान जो बच्चों न्यायाधीश बनाए गए थे, उनका नाम था एलिजा इम्पे। उनका नाम था बच्चों एलिजा इम्पे। यहां तक सारी कहानी सही है। अब स्टार्ट होती है कहानी ये कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कुल न्यायाधीशों सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे बच्चों? एलिजा इम्पे होंगे। इस एलिजा इम्पे के साथ और कितने सदस्य थे इसकी कार्यकारिणी के अंदर? इनकी कार्यकारिणी के अंदर बच्चों 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बच्चों? इनके 3 सदस्य थे। एक का नाम था बच्चों लेमिस्टर, एक का नाम था बच्चों लेमिस्टर, एक का नाम था बच्चों हाइट, एक का नाम था हाइट, और एक का नाम था बच्चों चेम्बर्स। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या निकला इसका मतलब? इसका मतलब ये निकला बच्चों कि एक तो मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ जो है बच्चों कितने न्यायाधीश हो गए? अन्य न्यायाधीश कितने हो गए? अन्य न्यायाधीश हो गए 3। अब मैं आपके साथ ये कह सकता हूं 1 + 3, इसका मतलब एक न्यायाधीश हो गया, उसका नाम एलिजा इम्पे हो गया, और इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा जो है 3 लोग अलग हो गए। यहां तक चीजें ठीक है। अब इसके अलावा देखिए और क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों कि इसका मतलब भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया, बहुत बढ़िया थे। एपेक्स कोर्ट नाम रखा गया, बहुत अच्छे थे। इसके अलावा भी कहीं पर अपन अपील कर सकते थे क्या? इसके अलावा भी अपन कहीं दलील दे सकते थे? तो बिल्कुल बच्चों इसके अलावा भी अपन अपील कर सकते थे। और इसके अलावा बच्चों अपन कहां अपील कर सकते थे? तो इसके अलावा बच्चों अपन ब्रिटेन के अंदर अपील कर सकते थे। और ब्रिटेन में भी कहां कर सकते थे बच्चों? प्रीवी काउंसिल के अंदर कर सकते थे। कहां पर कर सकते थे? प्रीवी काउंसिल के अंदर कर सकते थे। यहां से कोई याचिका खारिज होगी, इसका मतलब अपन अपनी सुनवाई के लिए कहां जा सकते थे? ब्रिटेन के अंदर जा सकते थे, 7 समंदर पार जा सकते थे। और जब जा सकते थे तो ब्रिटेन के अंदर कहां पे बच्चों? प्रीवी काउंसिल के अंदर। तो बिल्कुल अपने सामने क्लियर हुआ बच्चों, भारत में वर्तमान के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली के अंदर है। आप सभी को पता है 1935 के एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट और भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कहां पे स्थापित किया बच्चों? ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के द्वारा। क्लियर होगी? बिल्कुल बात क्लियर। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
थोड़ी सी क्लास लेंथी रहेगी बच्चों, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े विस्तार से पढ़ना है, इसलिए कि जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ हो सकता है बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन जो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वहां से पूरा पूरा आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों किस एक्ट के द्वारा जो है राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, और इसके अलावा बच्चों व्यापारिक जो कार्य थे उनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। थोड़ा सा बच्चों इस क्वेश्चन का अपन आंसर ढूंढने के लिए एक बार फिर अपन इतिहास के पन्नों की तरफ चलते हैं बच्चों, और एक बार फिर अपन चलते हैं बच्चों कहां पर, आप सभी को पता है 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर बच्चों 1600 को ब्रिटेन की महारानी, और ब्रिटेन की महारानी का नाम हुआ करता था बच्चों उस समय एलिजाबेथ प्रथम। ये जो एलिजाबेथ प्रथम थी बच्चों, इस एलिजाबेथ प्रथम ने 31 अक्टूबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या कर दी थी बच्चों, स्थापना कर दी थी। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी थी तो आप सभी को पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्य क्या था, क्या करने भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लोगो था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी, वो ये कहती थी कि हम भारत में केवल और केवल व्यापार करने आए हैं, हमें आपकी भूभाग से कोई लेना देना नहीं है, हम व्यापार करेंगे, हम व्यापारिक चीजों तक अपने आप को सीमित रखेंगे। लेकिन उनके मानस पटल पे कुछ और चीजें चल रही थी, लेकिन अब तक केवल और केवल उनके मन में क्या थी, उनके मन के अंदर अब तक बच्चों एक ही बात थी, और वो जो बात थी कौन सी, कि हम भारत के अंदर केवल और केवल क्या करेंगे बच्चों, व्यापार करेंगे। अब आप सभी को पता है व्यापार करेंगे, तो 31 दिसंबर 1600 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए बच्चों 24 लोगों का एक संचालक बोर्ड बनाया गया था। अब आप सभी को पता है ये संचालक बोर्ड बना, और ये कितने लोगों का बना बच्चों, 24 सदस्यों का एक संचालक बोर्ड बना। और इस संचालक बोर्ड का कार्य क्या था, इस संचालक बोर्ड का कार्य ये था बच्चों, भारत के अंदर जितने भी व्यापारिक मामले होंगे तो उन मामलों के अंदर बच्चों कौन देखेगा, तो व्यापारिक मामले कौन देखेगा बच्चों, संचालक बोर्ड देखेगा। यहां तक ये चीज थी। 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद भारत के अंदर बच्चों मुगल काल थे, मुगल काल के अंदर इसे जहांगीर के द्वारा एक जो है बच्चों भारत के अंदर व्यापार करने की अनुमति ले ली गई। उसके बाद 1757 हुआ, 1757 के बाद 1764 हुआ। जैसे ही 1764 भारत के अंदर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर भारत के अंदर हुआ, बक्सर का युद्ध भारत के अंदर हुआ बच्चों, तो उसके बाद इनकी पूरी की पूरी मानसिक स्थिति बदल गई, और इन्होंने कहा कि अब व्यापार के साथ साथ अब हम हिंदुस्तान के ऊपर क्या करेंगे, अब हम हिंदुस्तान के ऊपर राज करेंगे। तो बच्चों आप सभी को पता है भारत के अंदर राज करने के लिए क्या चाहिए था, भारत के अंदर राज करने के लिए प्रशासन चाहिए था। इसका मतलब ये हो गया कि सीधी सी बात थी, व्यापारिक मामले तो संचालक बोर्ड देख रहा है, उन्होंने कहा तो हम ये काम देखेंगे, और दूसरा काम क्या हो गया, भारत के अंदर बच्चों प्रशासनिक कार्यों को देखना, भारत में प्रशासनिक कार्यों को देखना। अब उन्होंने कहा कि हम तो इन कार्यों को देखेंगे, प्रशासनिक कार्यों को नहीं देखेंगे। इन्हीं प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए क्या कर दिया गया था बच्चों, इन्हीं प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए बच्चों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। इसी को बच्चों बोर्ड ऑफ कंट्रोल की क्या कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है बच्चों, इसके अंदर कितने सदस्यीय कमेटी थी, तो इसके अंदर बच्चों 6 सदस्य थे। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो संचालक बोर्ड है, संचालक बोर्ड तो कौन से मामले देखेगा, व्यापारिक मामले देखेगा, प्रशासनिक मामलों के ऊपर नियंत्रण के लिए क्या बना दिया गया था, ये जो है बच्चों नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया था। तो इसका मतलब राजनीतिक कार्य ये अलग हो गए, और ये कौन से हो गए बच्चों, प्रशासनिक कार्य हो गए। इसका मतलब ये राजनीतिक क्रियाकलाप हो गए, ये प्रशासनिक कार्य हो गए। ये कब किए गए थे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये किया गया था 1784 के एक्ट के अंदर। इसे एक्ट फॉर द सेटलमेंट भी कहा जाता है बच्चों, इसे एक्ट फॉर द सेटलमेंट भी कहा जाता है। एक्ट फॉर द बच्चों सेटलमेंट अगर पूछा जाए किस एक्ट को कहा जाता है, इसी एक्ट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, 1773 के एक्ट के अंदर जो कमियां रह गई थी, जो इनको लगा था कि ये काम हमें और करने चाहिए, तो जो इनकी कमियां रह गई थी, जो सोचा था, उसके द्वारा इसको इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, दूर कर दिया। और इन्हें दूर करने के अलावा बच्चों ये कौन सा एक्ट था,
तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था और इसी के तहत भारत के अंदर बच्चों द्विवेद शासन की क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। द्विवेद शासन की बच्चों इसी एक्ट के तहत क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी। तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन था। मेरे हिसाब से बच्चों एक एक पहलू आपको समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। इसको भी अपन पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। यानी वायसराय नाम जो है, या ये कहें कि वायसराय पद भारत में कब सृजन किया गया था, तो इसको देखिए बच्चों, आप सभी को पता है हिंदुस्तान के अंदर बच्चों सबसे पहले पूरे भारत के अंदर एक क्रांति होती है और इस क्रांति का क्या नाम था बच्चों, 1857 की क्रांति। पूरे के पूरे भारत के अंदर 1857 की क्रांति हुई और न जाने कितने कारणों से हिंदुस्तान के अंदर 1857 की क्रांति बच्चों असफल हो गई थी। हिंदुस्तान में क्रांति हुई, क्रांति बच्चों असफल हो गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स की नींदें उड़ाकर चली गई थी। अब तक ब्रिटिशर्स को सपने आते थे अपने प्रेमिकाओं के, अब तक सपने आते थे गोरी गोरी मैडम के सपने आते थे। 1857 की जस्ट क्रांति के बाद या तो इन्हें नींद नहीं आती थी, और अगर इन्हें नींद आती थी तो नींद के अंदर इनके सपने में गोरी गोरी मैडम नहीं आते थे। भारतीय लोग जो थे लट लिए हुए इन्हें दिखाई देते थे, इन्हें पता कि इधर से भी ये आगे, इधर से भी ये आगे। तो ये था बच्चों की 1857 की क्रांति के बाद एकदम से चीजें क्या थी, बदल गई थी। क्रांति हुई बच्चों, आप सभी को पता है, और पूरी की पूरी क्रांति जो है टोटली फेलियर। मैं आपसे ये कह सकता हूं बच्चों, क्रांति भारत के अंदर क्या होगी, असफल होगी। असफल क्रांति हुई। ब्रिटिशर्स जो थे बच्चों उनको ये लगा कि अब भारतीयों ने खड़ा होना शुरू कर दिया। अब भारतीयों ने एक थप्पड़ के बदले 4 थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। अब भारतीयों ने एक गाली के बदले 4 गालियां देनी शुरू कर दी। अब उन्हें पता था कि अब ये किसी सूरत में मानने वाले नहीं है। एकदम से इन्हें लगा कि इन लोगों ने कैसे क्रांति कर दी, अब हमें कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे इन लोगों को ये लगे कि ब्रिटेन वाले हमारे विरोधी नहीं, ब्रिटेन वाले हमारे सहयोगी है। और इसी चीज को बच्चों मानसिकता बनाने के लिए ब्रिटेन सरकार के द्वारा बच्चों 1857 की क्रांति के जस्ट बाद भारत के अंदर बच्चों एक एक्ट लाया गया, भारत के अंदर बच्चों एक अधिनियम लाया गया, और इस अधिनियम का नाम था बच्चों 1858 का अधिनियम, एक्ट फॉर द बच्चों 1858, 1858 का एक्ट। पहली बात तो ये बच्चों, अब तक के अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम 1858 का अधिनियम है। ये जो 1858 का अधिनियम था बच्चों, और इसे किस नाम से जाना जाता है, इस अधिनियम को जाना जाता है बच्चों इलाहाबाद अधिनियम के नाम से। क्यों जाना जाता है, इसकी सारी की सारी शर्तें जो थी बच्चों ब्रिटेन के अंदर तो पढ़ी गई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बच्चों थे डर्बी के द्वारा ब्रिटेन के अंदर इसकी सारी शर्तें पढ़ी गई, और भारत के अंदर कैनिंग के द्वारा सारी शर्तें कहां पर पढ़ी गई बच्चों, इलाहाबाद के अंदर पढ़ी गई। इसलिए इस अधिनियम का नाम क्या पड़ जाता है, इलाहाबाद अधिनियम, इस अधिनियम का नाम पड़ गया था। तो 2 चीजें क्लियर हुई। अब इसके तहत क्या किया गया, उन्हें लगा कि हम ऐसा काम करें जिससे भारतीयों को ये लगे अरे हमने तो गलत ये जो है 1857 की क्रांति कर दी, ये लोग तो बहुत बहुत अच्छे हैं, प्यारे प्यारे लोग हैं ये लोग, तो हमें तो इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। ये इनके मानसिक पटल के अंदर हम लोग कैसे बिठाएं ताकि इन्हें जो है इस चीज का आभास हो सके। पहला काम आप सभी को पता है, सबसे ज्यादा भारत के अंदर तकलीफ दे रही थी बच्चों, और भारत में तकलीफ दे रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसी एक्ट के तहत इन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी की हम लोग क्या कर रहे हैं, समाप्ति कर रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की हम लोग समाप्ति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही थी, इन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह इन्होंने कहा क्या कर दो, इन्होंने कहा भारत के अंदर ताज का राज शुरू कर दो। क्या मतलब हुआ भाई साहब ताज के राज का, क्या मतलब हुआ ताज के राज का? ताज के राज का मतलब ये हो गया कि ब्रिटेन की महारानी अपने सर के ऊपर एक तख्त पहनती थी, एक ताज पहनती थी, हीरो से सोनों से जड़ा हुआ एक ताज पहनती थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब ब्रिटेन की महारानी जो है हिंदुस्तान के ऊपर सीधा सीधा क्या करेगी, राज करेगी। दूसरी बात इन्होंने ये कर दी।
अब इसके अलावा भारत में और कौन तकलीफ दे रहा था? इसके अलावा भारत के अंदर तकलीफ एक और पद था, वो भी तकलीफ दे रहा था। पद का नाम था गवर्नर जनरल। हिंदुस्तान में अपनी मनमर्जियां कर रहा था गवर्नर जनरल। इन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल का जो पद है, इस पद को भी हम लोग क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। इस पद को हम लोग समाप्त कर रहे हैं और भारत में एक नया पद का सर्जन कर रहे हैं और भारत के अंदर एक नया पद हम लोग लेके आ रहे हैं। उस पद का क्या नाम हो गया? उस पद का नाम हो गया बच्चों वायसराय। उस पद का नाम क्या हो गया? उस पद का नाम हो गया वायसराय। तो ये जब अपन पढ़ते हैं ना कि पहला वायसराय, दूसरा वायसराय, ये वायसराय जिस नाम की चीज थी ना, ये कब भारत के अंदर आता है? 1858 के अधिनियम के अंदर भारत में आता है। उससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। वायसराय का जो कीड़ा था या तकलीफ देने वाली चीज थी बच्चों, ये तो कब आती है भारत के अंदर? 1858 के अधिनियम के अंदर आती है। अब दो क्वेश्चन कितने शानदार बनते हैं। 1857 की क्रांति के समय, उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत के अंदर? तो उस समय भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल का नाम था बच्चों लॉर्ड कैनिंग। उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि ये अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि फिर एक गवर्नर जनरल बनकर आ गए थे 1947 के अंदर। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये होगी कि फिर पहले वायसराय कौन बनते हैं? पहले वायसराय कौन बनते हैं? तो पहले वायसराय जो है, इसी व्यक्ति को पहला वायसराय बना दिया गया था। इसी व्यक्ति को पहला क्या बना दिया गया था? वायसराय। बस भारतीयों को राजी करना था। कैसे ही भारतीयों को राजी होने चाहिए भारतीय, चाहे कैसे ही भारतीय राजी हो, वायसराय पहले इन्हें बना दिया। अगला क्वेश्चन एक और अच्छा पूछा जाता है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बच्चों लॉर्ड पाल्मस्ट्रम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्लियर हुआ इस बात का? ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये 1857 की क्रांति के समय, लेकिन 1858 के अंदर प्रधानमंत्री कौन बन गए थे? 1858 के समय लॉर्ड डर्बी बन गए थे। एक क्वेश्चन यही साथ अपन पढ़ते हैं। फिर 1947 के समय, जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिलती है, उस समय भारत के ब्रिटेन के अंदर जो है, ब्रिटेन के अंदर किस पार्टी की सरकार थी? तो ब्रिटेन में बच्चों लेबर पार्टी की सरकार थी। और प्रधानमंत्री का क्या नाम था? प्रधानमंत्री का नाम था बच्चों क्लेमेंट एटली थे। अब एक क्वेश्चन और अच्छा करंट का बन जाता है। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में ब्रिटेन के अंदर फिर से लेबर पार्टी की सरकार है। कौन से प्रधानमंत्री बने? 58वें प्रधानमंत्री बने और 58वें प्रधानमंत्री का नाम है स्टार्मर। कि ये स्टार्मर उनका क्या है बच्चों? नाम हो गया। तो ये क्लियर हुई चीजें यहां तक अपनी चीज क्लियर होनी चाहिए। अब एक चीज जो क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, उसे भी अपन क्या करेंगे? कवर करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था ये MCQ है जरूर, लेकिन आपको पूरी की पूरी थ्योरी मिलने वाली है इसके तहत। एक एक चीजें अपने को विस्तार से क्लियर होने वाली है। देखिए, एक बार आप बोर्ड की तरफ बहुत बढ़िया से देखोगे। भारत के अंदर तकलीफ दे रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने कहा समाप्त कर दो। काम अच्छा था या बुरा था? आप कहोगे सर अच्छा था। ताज का राज भारत में शुरू कर दिया। पहले से कुछ न कुछ काम क्या हो गया? अच्छा हो गया। तकलीफ दे रहा था भारत के अंदर गवर्नर जनरल का पद, इन्होंने कहा गवर्नर जनरल का पद भी हम लोग समाप्त करें। ये काम भी भारत के अंदर क्या हो गया? ये काम भी भारत के अंदर अच्छा हो गया। इसके अलावा जो है एक और नया पद बनाया गया भारत के अंदर, भारतीयों के लिए पद बनाया गया। उस पद का नाम था बच्चों भारत सचिव। ये जो भारत सचिव था, ये ब्रिटेन के अंदर बैठेगा और भारत के जितने मामले होंगे उन भारत के मामलों को ये देखेगा। तो भारत सचिव पद बनाया गया। और ये जो बच्चों भारत सचिव पद बनाया गया था, लॉर्ड स्टैनली को पहला भारत सचिव पद बनाया गया। तो ये भी क्या है बच्चों? अच्छा काम था। अब अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था, आप कहोगे सर बिल्कुल सब कुछ अच्छा था। जब अच्छा था तो इस एक्ट को क्या नाम दिया गया था? भारत सरकार के, भारत के अधिनियम जो थे बच्चों, भारत सरकार के अधिनियम को अच्छा बनाने वाला अधिनियम जो था, वो कौन सा अधिनियम था? 1858 का अधिनियम था। शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम की संज्ञा, अच्छा बनाने वाले अधिनियम की संज्ञा बच्चों किस अधिनियम को दी जाती है? 1858 के अधिनियम को। 1858 के अधिनियम को, या अपन कह सकते हैं इलाहाबाद के अधिनियम को दी जाती है। तो ये क्लियर होगी बच्चों बात? बिल्कुल ये बात क्लियर होगी। बढ़े अपन आगे, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल गया होगा कौन सा है? 1858 का अधिनियम है। बढ़े अपन आगे, चलो अपन आगे बढ़ते हैं।
देखो भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दी थी? गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1858। क्लियर हो गया? ये अभी जो है पीछे वाले स्लाइड के अंदर अपने कंप्लीट पढ़ा था, तो ज्यादा विस्तार से चर्चा करने की अपने को जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी? बच्चों आप याद करिए 1909 का अधिनियम, 1909 के अधिनियम को कहा जाता है बच्चों मार्ले मिंटो अधिनियम। इस अधिनियम को कहा जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम। पहली बात तो इसे मार्ले मिंटो अधिनियम क्यों कहा जाता है? तत्कालीन भारत के जो भारत सचिव थे, तत्कालीन भारत के बच्चों जो भारत सचिव थे, उन भारत सचिव का क्या नाम था? भी तत्कालीन भारत सचिव जो थे उनका नाम था मार्ले। इसके अलावा बच्चों उस समय भारत के जो वायसराय हुआ करते थे 1909 के अंदर, क्या नाम था उनका? उनका नाम था बच्चों लॉर्ड मिंटो। तो इन दोनों ही के कार्यकाल के अंदर ये अधिनियम भारत में आता है, इसीलिए इस अधिनियम का नाम क्या पड़ जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम। कौन से अधिनियम की बात की जा रही है? 1909 के अधिनियम की। तो इस अधिनियम को जो है बच्चों लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ये पूछा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक मतलब संप्रदायों के आधार पर अलग अलग बांट देना। 1909 तक आते आते बच्चों ब्रिटेन सरकार ने कहा कि अब जो है अगर सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करिए, भारत के अंदर जितना हो सके भारत को धर्मों के आधार पर आप बांट दीजिए, संप्रदायों के आधार पर आप बांट दीजिए, और यहीं से एक नीति शुरू होती है बच्चों भारत के अंदर। उस नीति का नाम था फूट डालो और राज करो। फूट डालो राज करो की नीति पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा स्पष्ट तौर पर दिखने को मिलती है? 1909 के अधिनियम के द्वारा अच्छी तरह से देखने को मिलती है। इसके अलावा बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सांप्रदायिकता का जनक जो कहा जाता है ये कहा जाता है बच्चों लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। यही वो भाई साहब थे जिन्होंने बच्चों संप्रदायों के आधार पे, भाई साहब कहना तो इसके लिए गलत होगा, यही वो थे बच्चों जिन्होंने भारत को संप्रदायों के आधार पर अलग अलग क्या कर दिया था? बांट दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। बढ़े आगे, बिल्कुल। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? बच्चों अधिनियम 1919, 1861। जवाब दीजिए आप एक क्वेश्चन का, बढ़िया तरीके से सब आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, सब आपको पता है भी। चलो देखो पूछा गया बच्चों द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब बच्चों दोहरा शासन कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था भारतीय अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था बच्चों, और ये जो अधिनियम था इसे कहा जाता था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्यों कहा जाता बच्चों इन्हें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम? इसलिए कहा जाता है उस समय जो भारत सचिव थे उस भारत सचिव का नाम था मॉन्टेग्यू, और उस समय जो भारत के वायसराय थे उन भारत के वायसराय का नाम था बच्चों लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो इन दोनों के कार्यकाल के अंदर एक अधिनियम भारत में आता है, इसी अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर बच्चों द्वैध शासन यानी प्रांतों के अंदर बच्चों दोहरे शासन की शुरुआत की जाती है। प्रांतों में दोहरे शासन की शुरुआत की जाती है, लेकिन बच्चों उसके बाद फिर एक अधिनियम आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, और ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, इसी भारत शासन अधिनियम के द्वारा बच्चों भारत के अंदर जो है प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन है उस द्वैध शासन को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर होगी? तो बिल्कुल ये चीजें क्या होनी चाहिए बच्चों? क्लियर होनी चाहिए। बढ़े अपन आगे, इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? सही हो गया। चलो देखो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1909 अधिनियम के द्वारा, 1919 अधिनियम के द्वारा, 1935 अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता कानून के अधिनियम के द्वारा। तो बच्चों आप सभी को पता है भारत के अंदर संघीय न्यायालय, सबसे पहला भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय अपन ने पढ़ा था कहां पर? कलकत्ता के अंदर। उसके बाद बच्चों 1935 के अंदर भारत शासन अधिनियम आता है, और उसी अधिनियम के द्वारा
भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, या मैं आपसे कहूं बच्चों संघीय न्यायालय की स्थापना। और ये जो संघीय न्यायालय की स्थापना कहां पर कर दी जाती है, तो संघीय न्यायालय की स्थापना बच्चों नई दिल्ली के अंदर कर दी जाती है। और ये जो की गई थी बच्चों, इसके अंदर तो 1+3 थे बच्चों, और इसके अंदर 1 प्लस कितने थे बच्चों, 7 थे भाई। तो पहला जो भारत के अंदर बच्चों सर्वोच्च न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट जो स्थापित किया गया था बच्चों दिल्ली के अंदर, उसके अंदर जो संघीय न्यायालय के तहत एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, और उसकी कार्यकारिणी के अंदर कितने लोग हुआ करते थे, 7 लोग हुआ करते थे। तो ये कार्य किया गया बच्चों भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, 1935 के द्वारा। बढ़े आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं। किस एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। भारत के अंदर बच्चों आप सभी को पता है ब्रिटेन के अधीन हिंदुस्तान हुआ करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके 15 अगस्त 1947 तक या 14 अगस्त 1947 तक। तो उसके मध्य जितने सारे कार्य होते थे, ब्रिटेन के मनमानी जो थी या ईस्ट इंडिया कंपनी की मनमानी जो थी बच्चों, ये सारी चलती थी। लेकिन बच्चों 1853 के अंदर भारत के अंदर एक अधिनियम आता है, उस अधिनियम के अंदर ये कहा गया था कि भारत के अंदर अब जो है खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, खुली भारत के अंदर भर्तियों का आयोजन किया जाएगा। यानी अब जो है ब्रिटेन सरकार सीधी नहीं चुनेगी, और इसके तहत भारत के अंदर बच्चों जो है पेपर करवाएंगे। इस प्रकार जब पेपर करवाएंगे तो भारत के अंदर पहला अगर पूछा जाए बच्चों सफल प्रत्याशी कौन था बच्चों, तो भारत के अंदर जो सफल व्यक्ति रहा था या पहला जो ICS जिसने पास की थी बच्चों, वो कौन था? उसका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर भाई। उसका नाम था बच्चों सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे बच्चों। एक सेकंड, सत्येंद्र नाथ टैगोर यहां पे लिख देते हैं। सत्येंद्र नाथ क्या हो गए बच्चों? टैगोर हो गए। ICS का मतलब बच्चों इंडियन सिविल सर्विस। क्या हो गया बच्चों? इंडियन सिविल सर्विस। तो भारत के अंदर पहला ICS या इंडियन सिविल सर्विस बच्चों पास करने वाला व्यक्ति कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे बच्चों। तो ये किस एक्ट के द्वारा बच्चों? 1853 के एक्ट के द्वारा था बच्चों। क्लियर हो गया? अब 3-4 चीजें थोड़ी सी और देखिए बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी को पता है बच्चों, शासन कहा जाता है कंपनी का शासन। कंपनी का शासन कहा जाता है। कंपनी का शासन किस शासन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बच्चों 1773 से लेके 1858 का जो एक्ट था यहां तक कंपनी का शासन कहा जाता है। उसके बाद बच्चों पूछा जाए, एक आता है ताज का राज। ताज का राज बच्चों कब से कब तक का कहा जाता है? तो ताज का राज शुरू होता है 1858, इसको आप 57 लिख सकते हो। 1858 से लेके बच्चों 1947 तक का। क्लियर हो गया? बिल्कुल ये चीज क्लियर होगी। अब बच्चों क्लियर होगी तो बिल्कुल मैं आपके सामने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, वो आपको जवाब देने हैं। सबसे पहले तो बच्चों 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला बच्चों भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था भाई? भारत का पहला बच्चों गवर्नर जनरल कौन था? आपको कॉपी में नोट करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसके अलावा बच्चों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसके अलावा भारत का बच्चों अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बच्चों आपके लिए हैं और आपको इसका जवाब देना है बच्चों। और जवाब कहां पर देना है? सबसे पहले तो अपनी कॉपी में देना है, फिर अपने आप को देना है, और तीसरा अगर आपको फुर्सत मिले तो जवाब बच्चों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। हम इंतजार करेंगे आपके इन्हीं जवाबों का कि 2 जवाब जो है बच्चों दोनों क्वेश्चन के सही जवाब किस स्टूडेंट ने दिए हैं। क्लियर हो गया बच्चों? और जो दोनों जवाब सही स्टूडेंट ने दिए बच्चों, कल की जैसे ही अपने करंट जीके की क्लास होगी तो उसी क्लास के अंदर बच्चों इन दोनों ही व्यक्तियों का, जो सबसे पहले जवाब देने वाले व्यक्ति होंगे, उन दोनों ही व्यक्तियों का नाम लिया जाएगा कि इस व्यक्ति ने या इस स्टूडेंट ने, इस छात्र या इस छात्रा ने क्या है बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो 2 जवाब आप, 2 क्वेश्चन आप एक बार फिर से सुनिए। भारत के एक तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, और इसके अलावा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था बच्चों। इसी के साथ आज की अपनी जो क्लास थी बहुत महत्वपूर्ण सेशन था। मेरे हिसाब से मैंने बच्चों आपको पूरी जितनी विश्लेषण SSC के अकॉर्डिंग हो सकती है, आपकी RPF के अकॉर्डिंग हो सकती है, उतनी मैंने आपको कंप्लीटली करवाई है बच्चों। और कंप्लीटली आपको इन्हें क्या है नोट डाउन करना है। नोट आप करोगे तो बच्चों आपके जहन में उतरेगा, जहन में उतरेगा तो तब आपको काम देगा जब आपका एग्जाम होगा भाई।
इसी के साथ बच्चों आप सभी को ढेर सारी जो है बच्चों शुभकामनाएं। इसलिए बच्चों कि आप इसको आने वाले आपके एग्जाम और आने वाले एग्जाम को आप क्लियर करिएगा अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ है। आने वाला जो अपना क्लास टेस्ट है बच्चों, उस क्लास टेस्ट के अंदर भी आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस होनी चाहिए बच्चों, बढ़िया आपके क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन के आपके क्या होने चाहिए, जवाब होने चाहिए। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ बच्चों, मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।